जहाज पर डॉक्टर सारा, एक युवा और समर्पित चिकित्सक, अपने काम में व्यस्त थी और थॉमस, एक शांत स्वभाव का अनुभवी नाविक, अपनी ड्यूटी निभा रहा था। सब कुछ सामान्य था, एक शांत शाम की आहट थी। लेकिन समुद्र का मिजाज अप्रत्याशित होता है। देखते ही देखते आसमान में काले बादल घिर आए और हवा ने अपनी गति पकड़ ली। छोटी छोटी लहरें जल्द ही विशालकाय दैत्यों में बदल गईं, जो जहाज को अपनी चपेट में लेने को तैयार थीं। कैप्टन मॉर्गन ने तुरंत खतरे को भांप लिया और पूरे दल को अलर्ट कर दिया। जोनाथन एक शक्तिशाली जहाज था, लेकिन प्रकृति की प्रचंडता के सामने वह भी बौना लगने लगा। गरजते बादलों से बिजली कड़क रही थी और बारिश की बूंदें इतनी तेज थीं मानो पत्थर बरस रहे हों। जहाज हिचकोले खा रहा था, कभी ऊपर उठ रहा था तो कभी पाताल में जा रहा था। यात्रियों में हाहाकार मच गया। बच्चे रोने लगे और वयस्कों के चेहरों पर भय स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कैप्टन मॉर्गन ने पूरी कोशिश की कि जहाज को स्थिर रखा जा सके, लेकिन तूफान इतना भयानक था कि जहाज के ढांचे चरमराने लगे। एक विशाल लहर ने जहाज के डेक को तोड़ डाला और उसके बाद एक और, जिसने जहाज के एक हिस्से को तोड़ दिया। पानी तेजी से अंदर आने लगा। थॉमस और अन्य नाविकों ने पानी को बाहर निकालने की भरसक कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। अंततः एक और विकराल लहर आई जिसने जोनाथन को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। चीखें और पुकारें समुद्र की गर्जना में समा गईं। सैकड़ों लोग गहरे काले पानी में डूबने लगे। कैप्टन मॉर्गन ने एमिली को किसी तरह एक लाइफ बोट की ओर धकेला और खुद भी थॉमस और सारा के साथ उसमें कूद पड़े। वे भाग्यशाली थे, या शायद बदकिस्मत कि वे बच गए। अध्याय 2। अथाह समुद्र में भटकन। तूफान थम चुका था, लेकिन अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गया था। लाइफ बोट, जिसमें कैप्टन मॉर्गन, एमिली, थॉमस और डॉक्टर सारा सवार थे, अथाह समुद्र में तैर रही थी। आसमान साफ हो चुका था, लेकिन उनके मन में तूफानों का सिलसिला अभी भी जारी था। रात भर की भयानक त्रासदी ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, केवल भय और अनिश्चितता का एक अजीब सा मिश्रण था। पानी की सतह पर सिर्फ लाइफ बोट थी और दूर दूर तक फैला नीला समुद्र। सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। उसकी किरणें समुद्री सतह पर चमक रही थीं, लेकिन उनकी चमक उनके मन के अंधेरे को दूर नहीं कर पा रही थी। उनके पास पीने का पानी नहीं था, न खाने के लिए कुछ। लाइफ बोट में कुछ जीवन रक्षक उपकरण थे, लेकिन वे नाकाफी थे। कैप्टन मॉर्गन ने अपनी बची हुई शक्ति से लाइफबोट को संभाला हुआ था। उनकी बेटी एमिली, जो आमतौर पर चंचल रहती थी, अब खामोश थी। उसकी आंखें दूर क्षितिज पर किसी उम्मीद को तलाश रही थीं। थॉमस, जो शांत स्वभाव का था, हर दिशा में पानी का आकलन कर रहा था, शायद किसी जमीन की तलाश में। डॉक्टर सारा, अपने पेशे की गरिमा बनाए रखते हुए, सभी को सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उसकी अपनी हालत भी खराब थी। पहले दिन भूख और प्यास असहनीय थी। उन्होंने एक दूसरे से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके शब्द गले में ही अटक गए। सूरज की तपिश ने उनकी त्वचा को झुलसा दिया और नमकीन हवा ने उनके होंठों को फाड़ दिया। उन्होंने हर गुजरते जहाज की उम्मीद में आसमान की ओर देखा, लेकिन कोई नहीं आया। रात हुई तो तारे टिमटिमाए, लेकिन वे उन्हें कोई दिशा नहीं दिखा रहे थे। दूसरे दिन उनकी ताकत और कम हो गई थी। वे सभी एक दूसरे से दूर लेटे हुए थे। बस जीवित रहने की इच्छा ने उन्हें थाम रखा था। थॉमस ने अपनी जैकेट से एक अस्थायी पाल बनाने की कोशिश की, ताकि वे हवा की मदद से आगे बढ़ सके। कैप्टन मॉर्गन ने उनसे बात की। हमें हार नहीं माननी है। जब तक सांस है तब तक हम लड़ेंगे। उनकी आवाज में भले ही थकान थी, लेकिन दृढ़ता थी। सारा ने अपनी मेडिकल किट में से कुछ सूखी दवाएं निकाली और सभी को दी, ताकि वे थोड़ी देर और सहन कर सकें। तीसरे और चौथे दिन स्थिति और बिगड़ गई। भ्रम और कमजोरी ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। एमिली ने अपने पिता को सहारा दिया, जबकि थॉमस ने सारा को पानी में गिरने से बचाया। वे बस उम्मीद के सहारे जिंदा थे, एक ऐसी उम्मीद जो हर गुजरते पल के साथ फीकी पड़ती जा रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने एक दूसरे को नहीं छोड़ा। उनकी सामूहिक पीड़ा ने उन्हें एक अटूट बंधन में बांध दिया था। अध्याय 3। क्षितिज पर आशा की किरण। दिनों की अंतहीन भटकन और रातों की भयानक चुप्पी के बाद, जब भूख, प्यास और निराशा ने उन्हें लगभग तोड़ दिया था, तब एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी आत्माओं को झकझोर दिया।
सूरज की पहली किरणें समुद्र की सतह पर नाच रही थीं और अचानक एमिली ने एक धुंधली सी आकृति देखी। पिताजी, वह देखिए, कुछ है वहां। उसकी आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना थी जो कई दिनों से गायब थी। कैप्टन मॉर्गन ने अपनी कमजोर आंखों को रगड़ा और उस दिशा में देखा जहां एमिली इशारा कर रही थी। शुरू में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ नीला समुद्र। लेकिन जैसे जैसे सूरज की रोशनी तेज होती गई, एक छोटा सा भूरा धब्बा क्षितिज पर उभरने लगा। यह एक भ्रम था या वास्तविकता? उन्होंने अपनी आंखें मलते हुए फिर से देखा। वह धब्बा धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। यह जमीन है। थॉमस की आवाज में विश्वास था। वह एक अनुभवी नाविक था और समुद्र को पहचानता था। एक द्वीप। सारा ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक पल के लिए आश्चर्य और फिर आशा की एक चमक आ गई। सभी की कमजोर आंखों में एक नई चमक आ गई थी। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरों पर थकी हुई मुस्कान फैल गई। यह एक ऐसा पल था जब मौत के जबड़े से बाहर निकलने का एहसास हुआ। अब उनमें एक नई ऊर्जा आ गई थी। कैप्टन मॉर्गन ने अपनी बची हुई ताकत से लाइफ बोट को उस दिशा में मोड़ा। थॉमस ने अपने हाथों से पतवार पकड़ी और धीरे धीरे लाइफ बोट को आगे बढ़ाने लगा। हर हाथ से, हर सांस से वे उस द्वीप की ओर बढ़ रहे थे। उनकी गति धीमी थी, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति अदम्य थी। जैसे जैसे वे द्वीप के करीब आते गए, उन्हें उसकी हरियाली और चट्टानी तटरेखा स्पष्ट दिखाई देने लगी। यह छोटा था, लेकिन जीवन से भरपूर लग रहा था। पक्षियों की आवाजें सुनाई देने लगीं और पेड़ों की हरी भरी टहनियां हवा में झूल रही थीं। यह स्वर्ग जैसा लग रहा था, एक ऐसा स्वर्ग जो उन्हें मौत के मुंह से खींच लाया था। आखिरकार लाइफ बोट किनारे पर आ गई। लहरें उसे धीरे धीरे रेत पर धकेल रही थीं। अपनी बची हुई ऊर्जा से उन्होंने लाइफ बोट को खींचकर रेत पर सुरक्षित किया। उनके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उनकी आत्माएं खुशी से झूम रही थीं। वे रेत पर गिरे, लेकिन यह गिरावट हारने वालों की नहीं थी, बल्कि उन लोगों की थी जिन्होंने मौत को मात दी थी। उन्होंने मिट्टी को छुआ, उसकी ताजगी को महसूस किया। यह एक नया जन्म था, एक नई शुरुआत। अध्याय 4। नए घर की तलाश। द्वीप पर पैर रखते ही पहला एहसास राहत का था, लेकिन जल्द ही यह एहसास हुआ कि असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। यह एक निर्जन द्वीप था और यहाँ उन्हें पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना था। कैप्टन मॉर्गन भले ही थके हुए थे, फिर भी उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। सबसे पहले हमें पानी ढूंढना होगा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में दृढ़ता थी। थॉमस अपनी प्राकृतिक समझ के साथ आसपास के वातावरण का आकलन करने लगा। उसने पेड़ों की ओर इशारा किया। जहां पेड़ हैं वहां पानी हो सकता है। एमिली, जो अब तक अपने डर से उबर चुकी थी, पेड़ों के ऊपर चढ़ने के लिए उत्सुक थी। डॉक्टर सारा ने सभी की स्वास्थ्य स्थिति का जायजा लिया। उनके होंठ फटे हुए थे और वे कमजोरी महसूस कर रहे थे, लेकिन जीवन की लौ अभी भी चल रही थी। सबसे पहले उन्होंने तटरेखा पर तलाश शुरू की। चट्टानों के बीच कुछ पानी के पूल थे, लेकिन वे नमकीन थे। वे जानते थे कि उन्हें ताजे पानी का स्रोत खोजना होगा। कैप्टन मॉर्गन ने समूह को जंगल की ओर बढ़ने का निर्देश दिया। जंगल घना था और अंदर घुसना मुश्किल था, लेकिन पीने के पानी की तलाश में उन्हें हर मुश्किल का सामना करना था। लगभग आधे घंटे की तलाश के बाद थॉमस को पेड़ों के बीच से बहती हुई एक छोटी सी जलधारा दिखाई दी। यहाँ पानी है, उसकी आवाज खुशी से गूंज उठी। सभी उस धारा की ओर दौड़ पड़े और अंजुलि भरकर पानी पिया। ये उनके लिए अमृत से कम नहीं था। पानी की प्यास बुझाने के बाद उन्हें भोजन की चिंता हुई। द्वीप पर नारियल के पेड़ थे और एमिली अपनी चपलता से कुछ नारियल तोड़ने में कामयाब रही। उन्होंने नारियल का पानी पिया और उसके गूदे को खाया, जिससे उन्हें थोड़ी ऊर्जा मिली। थॉमस ने मछली पकड़ने के लिए अस्थायी उपकरण बनाने की कोशिश की। उसने कुछ पतली शाखाओं को मोड़कर एक भाला जैसा कुछ बनाया। कैप्टन मॉर्गन और सारा ने आसपास के फलों और जामुनों की पहचान करने की कोशिश की, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे जहरीले न हों। अगली चुनौती आश्रय की थी। रात के अंधेरे और जंगली जानवरों के खतरे से बचने के लिए उन्हें एक सुरक्षित जगह चाहिए थी। उन्होंने तट के पास एक छोटी सी गुफा देखी जो उन्हें अस्थायी आश्रय प्रदान कर सकती थी। उन्होंने गुफा के प्रवेश द्वार पर कुछ पत्थरों और शाखाओं को रखकर उसे थोड़ा सुरक्षित किया।
यह पहला दिन था और उन्होंने जीवित रहने के लिए आवश्यक 3 चीजें, पानी, भोजन और आश्रय ढूंढ ली थी। यह एक छोटी सी जीत थी, लेकिन इसने उन्हें उम्मीद दी। कैप्टन मॉर्गन ने कहा, यह हमारा नया घर है, हमें इसे अपना बनाना होगा। उनकी आवाज में एक नया संकल्प था। अध्याय 5। द्वीप के रहस्य और चुनौतियां। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, जोनाथन के उत्तरजीवियों ने द्वीप पर जीवन की कठोर वास्तविकता को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने खुद को द्वीप के साथ ढाल लिया था और हर गुजरते दिन के साथ वे मजबूत और अधिक कुशल बच से बनते जा रहे थे। द्वीप केवल एक आश्रय नहीं था, बल्कि एक शिक्षक भी था जो उन्हें जीवित रहने के कठिन पाठ पढ़ा रहा था। हर सुबह उनका दिन सूरज उगने के साथ शुरू होता था। कैप्टन मॉर्गन ने कार्यों को बांट दिया था। थॉमस और एमिली अक्सर शिकार और मछली पकड़ने के लिए जाते थे। थॉमस ने पत्थरों और हड्डियों से बेहतर भाले और हुक बनाए थे। एमिली अपनी फुर्ती से पेड़ों पर चढ़कर फल और जामुन ढूंढती थी और उसकी तेज आंखें जहरीले पौधों को पहचानने में मदद करती थीं। उन्होंने यह भी सीखा था कि कौन से समुद्री जीव खाने योग्य हैं और कौन से नहीं। सारा अपनी चिकित्सा ज्ञान के साथ उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती थी। छोटे मोटे घाव, संक्रमण या बुखार, वह हर समस्या का समाधान जड़ी बूटियों और प्राकृतिक उपचारों से करती थी। उसने कुछ पत्तियों और छालों से एंटीसेप्टिक बनाए थे और बुखार के लिए कुछ कड़वे पौधों का उपयोग करती थी। उसकी उपस्थिति ने समूह को मानसिक रूप से भी मजबूत बनाए रखा था, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई उनकी देखभाल कर रहा है। कैप्टन मॉर्गन का मुख्य काम आश्रय को मजबूत करना और भविष्य की योजना बनाना था। उन्होंने अपनी गुफा को और अधिक सुरक्षित बना लिया था। पत्थरों और लकड़ी के लट्ठों से एक मजबूत द्वार बना लिया था। उन्होंने बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों और खोखले लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग किया था। उन्होंने आग जलाने की कला में महारत हासिल कर ली थी, जिससे उन्हें खाना पकाने और जंगली जानवरों को दूर रखने में मदद मिलती थी। रात में आग के पास बैठकर वे अपनी कहानियां सुनाते थे और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते थे। लेकिन द्वीप के अपने रहस्य और चुनौतियां भी थीं। कभी कभी उन्हें जंगली सुअरों या बड़े पक्षियों का सामना करना पड़ता था, जो उनके भोजन पर हमला करते थे। कभी कभी द्वीप के कुछ हिस्से ऐसे थे जहां रहस्यमय पौधे थे जो अजीब और गरीब गंध छोड़ते थे, और उन्होंने उनसे दूर रहने का फैसला किया था। अचानक आने वाले तूफान और तेज बारिश ने उनके आश्रय को कई बार खतरे में डाला था, लेकिन हर बार उन्होंने उसे फिर से बनाया। सबसे बड़ी चुनौती अकेलेपन और अनिश्चितता की थी। वे नहीं जानते थे कि क्या वे कभी बच पाएंगे, क्या कोई उन्हें ढूंढ पाएगा। कभी कभी निराशा उन पर हावी हो जाती थी। एमिली को अपनी माँ और दोस्तों की याद आती थी और सारा अपने परिवार के लिए तरसती थी। कैप्टन मॉर्गन और थॉमस भी अंदर से दुखी थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी भावनाओं को बाहर नहीं दिखाया, ताकि बाकी लोगों का मनोबल न गिरे। उन्होंने एक दूसरे को प्रेरित करने के लिए छोटे मोटे रीति रिवाज भी बनाए थे। हर सुबह वे एक साथ सूर्योदय देखते थे और उम्मीद करते थे कि आज कोई जहाज दिखाई देगा। हर रात वे एक साथ खाना खाते थे और अपने अनुभवों को साझा करते थे। उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा करना सीख लिया था और उनका समूह एक परिवार बन गया था। द्वीप ने उन्हें सिखाया था कि सबसे महत्वपूर्ण संसाधन केवल भोजन या पानी नहीं है, बल्कि मानव आत्मा की दृढ़ता और आपसी सहयोग है। अध्याय 6। आशा और निराशा के बीच। महीने एक के बाद एक बीतते गए। द्वीप अब उनका घर बन चुका था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने अपनी मुक्ति की आशा छोड़ दी थी। हर दिन वे अपनी दिनचर्या का पालन करते थे, लेकिन हर शाम जब सूरज क्षितिज में डूबता था, तो उनके मन में एक ही सवाल उठता था, क्या कोई हमें ढूंढ पाएगा? उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि वे खुद को दृश्यमान बनाएं। थॉमस और एमिली ने मिलकर द्वीप के सबसे ऊंचे बिंदु पर पत्थरों का एक बड़ा ढेर बनाया था, ताकि दूर से गुजरने वाले जहाजों को उनके अस्तित्व का संकेत मिल सके। कैप्टन मॉर्गन ने हर सुबह सूखी पत्तियों और लकड़ी से आग जलाई और उसमें गीली पत्तियों को डालकर धुआं पैदा किया। धुएं का गुब्बार आसमान में उठता था और वे आशा करते थे कि कोई इसे देखेगा। कई बार दूर क्षितिज पर धुंधली सी आकृति दिखाई देती थी। उनके दिल तेज धड़कने लगते थे। वे चिल्लाते थे,
हाथ हिलाते थे और पूरी ताकत से संकेत देते थे, लेकिन हर बार वह आकृति या तो गायब हो जाती थी या इतनी दूर होती थी कि उनके संकेत उस तक नहीं पहुंच पाते थे। निराशा की गहरी छाया उन पर पड़ जाती थी और वे वापस अपनी गुफा में लौट आते थे। उनके कंधों पर उम्मीद का भारी बोझ होता था। एमिली, जो स्वाभाविक रूप से आशावादी थी, कभी कभी उदास हो जाती थी। उसे अपनी पुरानी जिंदगी, अपने स्कूल, अपने दोस्तों की याद आती थी। सारा उसे सांत्वना देती थी, उसे कहानियां सुनाती थी और उसे बताती थी कि कैसे बाहर की दुनिया उनकी प्रतीक्षा कर रही है। थॉमस भी कभी कभी शांत और गुमसुम हो जाता था, लेकिन कैप्टन मॉर्गन हमेशा उसे प्रोत्साहित करते थे। हार मान लेना कोई विकल्प नहीं है थॉमस। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी आखिरी सांस है। उनकी मानसिक शक्ति को बनाए रखने के लिए उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताया। वे एक दूसरे को अपने जीवन की कहानियां सुनाते थे, अपने सपनों और आकांक्षाओं के बारे में बात करते थे। वे एक दूसरे को हंसाते थे, भले ही कभी कभी हंसी कमजोर होती थी। उन्होंने छोटे छोटे खेल खेले, जैसे कि पत्थरों को जमाना या लहरों के साथ दौड़ लगाना। इन छोटी छोटी गतिविधियों ने उन्हें यह महसूस कराया कि वे अब भी इंसान हैं और उनके भीतर जीवन की भावना अब भी जीवित है। एक बार एक तेज तूफान आया जिसने उनके आश्रय को लगभग नष्ट कर दिया। वे पूरी रात पानी और हवा के खिलाफ लड़ते रहे। सुबह तक वे पूरी तरह से थके हुए और हतोत्साहित थे। सारा ने कहा, मुझे नहीं पता कि हम और कितना सह सकते हैं। कैप्टन मॉर्गन ने उसे देखा और कहा, हम सहेंगे सारा, क्योंकि हमारे पास एक दूसरे हैं। उनकी आवाज में अटूट विश्वास था। उस दिन उन्होंने अपने आश्रय को फिर से बनाया और इस बार उन्होंने उसे और मजबूत बनाया। हर चुनौती ने उन्हें थोड़ा और मजबूत किया और हर निराशा ने उन्हें अपनी आशा को और कसकर पकड़ने पर मजबूर किया। वे जानते थे कि बाहर निकलना उनकी एकमात्र प्राथमिकता है और इसके लिए उन्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उनका धैर्य, उनकी दृढ़ता और उनकी सामूहिक आशा ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। अध्याय 7, मुक्ति और नई सुबह। कई महीनों की पीड़ा, प्रतीक्षा और संघर्ष के बाद एक ऐसा दिन आया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। यह एक सामान्य दिन था जब वे अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में व्यस्त थे। एमिली और थॉमस फल इकट्ठा करने के लिए जंगल में गए थे, जबकि कैप्टन मॉर्गन और सारा तट पर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। सारा मछली पकड़ने के लिए पानी में खड़ी थी। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह हवा की आवाज नहीं थी, न ही लहरों की। यह एक गहरी, धीमी और लगातार बजने वाली आवाज थी, जैसे किसी इंजन की। उसने तुरंत कैप्टन मॉर्गन को बुलाया। कैप्टन, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। एक अजीब सी आवाज। उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था। कैप्टन मॉर्गन ने ध्यान से सुना। हाँ, यह इंजन की आवाज थी। उनकी आंखों में एक चमक आ गई जो कई महीनों से बुझ चुकी थी। जहाज, ये एक जहाज है। उन्होंने तुरंत एमिली और थॉमस को बुलाने के लिए जंगल की ओर दौड़ना शुरू किया। एमिली, थॉमस, वापस आओ, जहाज। उनकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी जो वर्षों से निष्क्रिय पड़ी थी। एमिली और थॉमस ने आवाज सुनी और दौड़ते हुए तट की ओर आए। क्षितिज पर एक विशालकाय आकृति धीरे धीरे उभर रही थी। यह कोई छोटी नाव नहीं थी, बल्कि एक बड़ा आधुनिक जहाज था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे चिल्लाने लगे, हाथ हिलाने लगे, अपनी सारी शक्ति से संकेत देने लगे। वे रेत पर कूद रहे थे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जहाज के डेक पर मौजूद नाविकों ने उनके संकेतों को देखा। शुरू में वे असमंजस में थे, लेकिन जब उन्होंने इन कमजोर लेकिन उत्साहित आकृतियों को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य स्थिति नहीं थी। जहाज ने अपनी दिशा बदली और धीरे धीरे द्वीप की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही देर में जहाज द्वीप के पास आ गया। एक छोटी नाव को नीचे उतारा गया और कुछ नाविक उनकी ओर आए। कैप्टन मॉर्गन ने अपनी सारी शक्ति से चिल्लाया, हम जोनाथन के उत्तरजीवी हैं। नाविक हैरान रह गए। उन्हें पता था कि जोनाथन नामक जहाज कई महीने पहले लापता हो गया था और उसे डूबा हुआ मान लिया गया था। कैप्टन मॉर्गन, एमिली, थॉमस और सारा को नाव में बैठाया गया और जहाज पर ले जाया गया। वे कमजोर थे, उनके कपड़े फटे हुए थे और उनके शरीर पर अनगिनत निशान थे, लेकिन उनकी आंखों में एक नई चमक थी, जीवन की चमक, मुक्ति की चमक।
उन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता मिली, उन्हें भोजन और पानी दिया गया। उन्होंने महीनों बाद पहली बार पेट भर खाया और मीठा पानी पिया। यह एक नई सुबह थी, केवल दिन की नहीं, बल्कि उनके जीवन की। उन्होंने मौत को मात दी थी, प्रकृति की प्रचंडता का सामना किया था और अपनी आत्मा की अदम्य शक्ति से जीवित रहे थे। जोनाथन के उत्तरजीवियों की कहानी दुनिया को यह बताती है कि आशा और दृढ़ता के बल पर कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। द्वीप ने उन्हें भले ही बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन उसने उन्हें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाया था कि मानव भावना कभी नहीं हारती। वे अब घर जा रहे थे, एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए, उन यादों के साथ जो उन्हें हमेशा याद दिलाती रहेंगी कि वे कितने मजबूत थे।